हेलो गाइज, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स लर्नर गाइज। जैसा कि थंबनेल देखकर आप सभी को पता ही चल गया होगा, हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर फर्स्ट यूजीसी नेट के गाइज जो भी पिछले सत्र में आए हुए क्वेश्चनों को हम गाइज रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए सेशन शुरू करते हैं। यह गाइज पहला क्वेश्चन, बायोमास ईंधनों के उनके प्रति इकाई परिमाण में ऊर्जा के अंश के संबंध में सही क्रम को पहचाने। गाइज कहने का मतलब अपने वायुमंडल में जितने भी प्रकार के ईंधन पाए जाते हैं, ठीक है, उनकी प्रति इकाई परिमाण मतलब कहने गाइज उनका जो है उनको हम जब यूज करेंगे तो उनसे हमें कितनी मात्रा में एनर्जी और एंथैल्पी या फिर ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, तो गाइज सबसे पहला है आपका, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है सूखा गोबर, नारियल खोल, छटनी ना किया गया घरेलू कचरा। फिर उसके बाद छटनी ना किया गया घरेलू कचरा, नारियल खोल, सूखा गोबर। फिर उसके बाद सूखी लकड़ी, फिर नारियल खोल, फिर छटनी ना किया गया घरेलू कचरा। फिर उसके बाद गाइज नारियल खोल, सूखा गोबर, फिर छटनी ना किया गया घरेलू कचरा। ठीक है गाइज, तो हम इसको गाइज ऐसे समझ सकते हैं, एनटीए ने पूछा हुआ है गाइज, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि गाइज जैसे नारियल खोल को भी हम जला सकते हैं, ठीक है, और सूखे गोबर को भी हम जला सकते हैं, और छटनी ना किए गए घरेलू कचरे को भी हम जला सकते हैं। तो गाइज सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें किससे मिलेगी? गाइज नारियल खोल से। ठीक है, तो नारियल खोल को जलाएंगे क्योंकि वो सूखा होता है तो पहले वो तेज़ी से जलेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें नारियल खोल से मिलेगी। फिर उसके बाद गई सूखा गोबर, फिर गए जब सूखे गोबर को जलाएंगे तो वो क्या होता है, सुलगता है, धीरे धीरे सुलगता है। फिर तो क्या होगा, दूसरे नंबर पर जो एनर्जी मिलेगी सबसे ज़्यादा वो हमें सूखे गोबर से मिलेगी। फिर उसके बाद गई आपका जो छटनी ना किया गया घरेलू कचरा, कहने गए आपके घर में जो भी कूड़ा कबाड़ा निकलता है, ठीक है, वेस्टेज ऑफ घर का, तो आप जब उसको जलाएंगे तो सबसे कम एनर्जी या फिर सबसे कम आग जो है गाइज आपके जो है छटनी ना किए घरेलू कचरे से निकलेगी। ठीक है, तो गाइज जब हम सीरियल में रखेंगे तो गाइज देखिए, जब निशान का मतलब होता है कि इधर वाला ज़्यादा, ठीक है, इधर वाला कम, ठीक है, और इधर का मतलब इधर वाला ज़्यादा, इधर वाला कम। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर हो जाएगा आपका नारियल खोल से ज़्यादा एनर्जी, फिर उसके बाद गाइज सूखे गोबर से, फिर छटनी ना किया घरेलू कचरे से। ठीक है, तो आपका ये चौथा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, एनटीए ने भी इसे ही मान्यता दी है। ठीक है, चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदूषित जल के कारण होने वाले मानव रोगों के सही समूह को पहचाने। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर जो भी जल प्रदूषण के कारण आपके जो भी रोग होते हैं, ठीक है, प्रदूषित जल पीने के कारण जो भी आदमी बीमारी ग्रसित होता है तो वो कौन से रोग होते हैं। ठीक है, तो सही समूह आपका जो है कौन सा है। ठीक है, तो पहला है हैजा, अतिपाती, अतिसार, आंत ज्वर, जिसे हम गाइस टाइफाइड के नाम से जानते हैं। फिर आपका पोलियो। दूसरा है हैजा, आंत ज्वर, टाइफाइड, आंत शोध और तपेदिक। तीसरा है आपका आंत जोर, आंत शोध और तपेदिक। चौथा है आपका हैजा, अतिपाती, अतिसार, आंत जोर, टाइफाइड और तपेदिक। गाइज यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए कि गाइज जो आपका तपेदिक होता है बुखार, वो गाइज आपका जो है, देखिए बाकी सारी बीमारियां तो आपके गाइज उससे होती हैं, खराब जल या फिर प्रदूषित जल के पीने से। तपेदिक गाइज आपको होगा, लेकिन गाइज जल्दी से नहीं होगा। तपेदिक आपको तब होगा जब आप बीमार हो जाएंगे और उसके बाद बॉडी हीट होगी, तो वो आप तपेदिक को रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है गाइज, आपका तपेदिक जो है वो गलत है। ठीक है, तपेदिक गाइज यहाँ पर भी गलत है, तपेदिक यहाँ पर भी गलत है, तपेदिक यहाँ पर भी गलत है। ठीक है, तो आपका बचा कौन सा गाइज, ये वाला हैजा, अतिपाती, अतिसार, आंत ज्वर और पोलियो। ठीक है, तो गाइज ये आपका सही हो जाएगा, हैजा, अतिपाती, अतिसार, आंत ज्वर और टाइफाइड और पोलियो। गाइज एनटीए ने भी इसे सही माना है। ठीक है, तो आई थिंक आप इसे समझ गए होंगे, आई होप। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है गाइज, निम्नलिखित में से किसने प्रत्येक राज्य में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी? तो गाइज क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किसने, मतलब यहाँ पर गाइज क्या है कि देखिए पहला ऑप्शन देगा प्राकलन समिति, दूसरा है यूजीसी 1977 शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, समीक्षा समिति, तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और चौथा है यूजीसी समिति रिपोर्ट 1990। गाइज हायर एजुकेशन क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें पूछ रखा है कि किसने प्रत्येक राज्य में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी। ठीक है, तो गाइज जब हम हायर एजुकेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम समितियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यशपाल समिति, गणनाम समिति, राज्य वो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और आप मुदालियर आयोग, ठीक है, जिसे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर आयोग या फिर आपका जो है उच्च शिक्षा समिति, सॉरी माध्यमिक शिक्षा समिति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह तमाम समितियां बनाई गई हैं। तो ये बात गाइज आपकी जो है कि प्रत्येक राज्य में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए, ये आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत कही गई है। ठीक है, और एनटीए ने भी इसे सही माना है। तो ठीक है गाइज, ये सारे आंसर गाइज मैं जो है मैंने पहले खुद एनटीए के क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो एनटीए ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सही बताया और ये जो है सच में भी उसी के द्वारा कहा गया है। ठीक है, लिखा गया है, ये सिफारिश की गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय कौशल अहर्ता ढांचे से संबंधित है। गाइज क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय कौशल अहर्ता, ठीक है, यानी गाइज नेशनल स्किल ऑफ क्वालिफिकेशन। तो क्या है गाइज, क्षमता आधारित ढांचा, प्रौद्योगिकी आधारित ढांचा, आर्थिक विकास आधारित ढांचा, मूल्यांकन आधारित ढांचा। गाइज इसको ऐसे समझ सकते हैं गाइज, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन। गाइज स्किल का मतलब क्या होता है कि एक आदमी जो है गाइज कितने अच्छे तरीके से काम कर सकता है, ठीक है। अब वो स्किल गाइज आपकी किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, ठीक है, चाहे वो आपकी गाइज सारे क्षेत्र आ जाते हैं इसके अंदर। गाइज टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो गया आपका, गाइज मेडिकल का क्षेत्र हो गया, गाइज कोई सर्जन कितने अच्छे तरीके से जो है गाइज सर्जरी कर सकता है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में गाइज आपके जो है फ़ोन आ रहे हैं, हेडफोन आ रहे हैं गाइज, और गाइज बड़ी बड़ी मशीनें आ रही हैं, कार आ रहे हैं, ठीक है, तो रोबोट आ रहे हैं। तो गाइज टेक्नोलॉजी भी जितनी ज़्यादा आगे होगी, तो गाइज यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सी जो है इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो गाइज आपके जो है राष्ट्रीय मतलब नेशनल लेवल पे कौशल से संबंधित है, ठीक है। तो गाइज ये है आपका क्षमता आधारित ढांचा। ऐसा क्यों होगा गाइज, क्षमता कहने मतलब गाइज किसी भी कंट्री की जितनी ज़्यादा अच्छी कैपेसिटी होगी। गाइज कैपेसिटी का मतलब वो गाइज कैपेसिटी आपकी कई टाइप से हो सकती है। कैपेसिटी देखिए, कॉम्पिटेंसी यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है, क्षमता आधारित ढांचा। कैपेसिटी या कॉम्पिटेंसी गाइज कहने का मतलब जिस किसी भी कंट्री के पास जितनी ज़्यादा अधिक मात्रा में गाइज लेबर वर्क होगा, लेबर वर्क प्लस स्किल वर्क, ठीक है। कहने में गाइज यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय कौशल मतलब यहाँ पर गाइज कौशल भी जुटा हुआ है, ठीक है, स्किल उसमें शामिल है, ठीक है। तो देखिए लेबर वर्क है, स्किल्ड है, ठीक है, जैसे जापानी हो गए, ठीक है, वहाँ क्या है सबसे ज़्यादा जापानी लोग टेक्निकल हैं और स्किल भी जानते हैं, ठीक है। तो जापान इसीलिए क्या है टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। अमेरिका क्यों आगे है, क्योंकि वहाँ के लोग भी जो है गाइज वहाँ पर भी क्या है कौशल अहर्ता जो उनकी स्किल है, ठीक है, स्किल क्वालिफिकेशन जो है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और उसके बाद गए आप चाइना को ही लीजिए गाइज, वहाँ की भी क्या है स्किल डेवलपमेंट बहुत तगड़ी है, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्ट्स क्या करते हैं आसानी से बना लेते हैं, इसीलिए गाइज क्या है कि चाइना भी आगे है, ठीक है। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है गाइज, राष्ट्रीय कौशल अहर्ता के बारे में या फिर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन के। तो ये क्या होगा जाएगा भाई, क्षमता आधारित ढांचा। जिस देश की जितनी ज़्यादा अधिक क्षमता होगी, ठीक है, वो जो है उसी हिसाब से गाइज क्या करेगा अपने देश का विकास करेगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से यूजीसी का सांविधिक कार्य क्या है। विश्वविद्यालयों में शिक्षक संकाय की नियुक्त करना, विश्वविद्यालयों में परीक्षा का आयोजन को नियंत्रित करना, विश्वविद्यालयों में शिक्षण और शोध के स्तर को निर्धारण करना और उसे बनाए रखना, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करना, ठीक है। गाइज यहाँ पर क्या पूछ रखा है, यूजीसी का सांविधिक निकाय। सांविधिक का मतलब गाइज जो भी उसने लिखित रूप में, जैसे अपना संविधान है, ठीक है, तो संविधान में सारी चीज़ें लिखित रूप में है कि हाँ हमें ये काम ऐसे करना है, ठीक है। तो यूजीसी का जो भी एक लिखित प्रपत्र है उसके अनुसार उसका जो मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। विश्वविद्यालय में शिक्षक संकाय की नियुक्ति करना, ठीक है, ये तो नहीं होगा ये, क्योंकि गाइज ये तो विश्वविद्यालय का मैनेजमेंट का काम है, ठीक है। और उसके बाद विश्वविद्यालय में परीक्षा के आयोजन की नियंत्रित करना, गाइज ये आपका जो है सीनेट का कार्य होता है, ठीक है। और उसके बाद विश्वविद्यालयों में शिक्षण और शोध स्तर के निर्धारण करना और उसे जो है बनाए रखना, गाइज ये आपका जो है यूजीसी का जो है सांविधिक कार्य, ठीक है। और विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करना, गाइज ये भी क्या है सीनेट। सीनेट का मतलब एक तरह की समिति होती है जो ये पूरे का पूरा डिस्कशन करती है, ठीक है, कि पेपर कब कराए जाएंगे, अपना क्या सिलेबस होगा, ठीक है गाइज। और जो यूजीसी का सांविधिक कार्य होगा गाइज क्या होगा, विश्वविद्यालय में शिक्षण के शोध के स्तर का निर्धारण करना और उसे बनाए रखना। आई होप आप ये समझे होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का वृहत मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है। प्रथम स्वयं, फ्यूचर लर्न, ओपन लर्न। तो गाइज इसमें आपका आंसर हो जाएगा स्वयं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विद्वान नालंदा विश्वविद्यालय से धर्म ग्रंथ से अपने साथ वापस ले गए और इस विश्वविद्यालय की वास्तुकला और अधिगम के बारे में लिखा। तो गाइज ये आपका हायर एजुकेशन से क्वेश्चन है, ठीक है। तो वेन सांग गाइज आपका जो है देखिए गाइज जहाँ तक मैं बता दूँ गाइज वेन सांग और इति सिंह, ठीक है, आपका एक इति सिंह, यही दो गाइज आपके जो है चाइनीज, ये मतलब चाइना से आए थे, ठीक है। तो ये दो लोग जो है गाइज चाइना से आए थे भारत और इन्होंने यहाँ पर जो है पढ़ाई की और इसके बाद क्या हुआ गाइज ये अपने साथ कुछ ना कुछ किताबें जो है लेकर गए, ठीक है। तो गाइज जो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है तो गाइज यहाँ पर इति सिंह तो है नहीं, तो गाइज जाहिर सी बात है अपना क्या हो जाएगा
ये वाला वेनथांग वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के समय कौन सा गाइज जो है वेनथांग चीन से भारत आया था, और वो क्या है अपने साथ कुछ किताबें लेके गया था, ठीक है। और उसने जो है वो यहाँ भारत के जो है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में और यहाँ की वास्तुकला के बारे में और यहाँ अधिगम मतलब सीखना यहाँ पे कैसे पढ़ाया जाता है, इन सभी के बारे में जो अपनी पुस्तक में उसका वर्णन किया है, ठीक है। आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक अध्यापक विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों को ज्ञात करना चाहता है, निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है। गाइज ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है गाइज। तो इसके आपका पहला ऑप्शन है संकलनात्मक परीक्षण, दूसरा है निर्माणात्मक परीक्षण, और तीसरा है आपका निष्पादन परीक्षण, और चौथा है आपका नैदानिक परीक्षण। तो गाइज यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वो गाइज आपका नैदानिक परीक्षण। कहने मतलब गाइज एक अध्यापक जो विद्यार्थियों की अधिगम की कठिनाइयों का ज्ञात करना चाहता है वो नैदानिक परीक्षण करेगा। नैदानिक परीक्षण में क्या गाइज जो दिनों दिन जो है डेली जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान करेगा या उनको जो है जांच करेगा, ठीक है। ये आ गया गाइज। देखिए अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन जो मिलान का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर का ये भी क्वेश्चन गाइज। एक तरफ तो गाइज आपकी शिक्षण विधियां दी हुई हैं और दूसरी तरफ गाइज आपकी विधि या महत्वपूर्ण पक्ष उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो पहला है आपका सहयोगात्मक विधि, दूसरा है सहकारी विधि, तीसरी रहस्यात्मक विधि और तीसरी है टीम शिक्षण। सहयोगात्मक विधि का गाइज आशय जहाँ पर गाइज क्या करते हैं जो है जितने भी विद्यार्थी हैं वो आपस में क्या करते हैं पहलुओं को साझा करके या फिर आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, वह अपनी सहयोगात्मक विधि होती है। दूसरी आपकी सहकारी विधि जहाँ पर क्या होता है गाइज विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं। रचनात्मक विधि जहाँ पर गाइज क्या होता है नई चीज़ों का रचना या निर्माण की जाती है, ठीक है। और टीम शिक्षण जहाँ पर गाइज एक टीम के रूप में हम जो है शिक्षा प्रदान करते हैं टीचर, ठीक है। तो अब आप लोग जो है इससे गेस लगाइए कौन सा कहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो सहयोगात्मक विधि जैसा मैंने बता दिया, इधर ऑप्शन में क्या है जब शिक्षण में अध्यापकों की विशेषज्ञता का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जब विद्यार्थियों पर ज्ञान के सृजक के रूप में जोर दिया जाता है, जब विद्यार्थी अधिगम कार्यकलाप के विभिन्न पहलुओं पर साझा करते हैं, जब विद्यार्थीगण अधिगम के एक दूसरे से सहायता करते हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर देखिए सहायता का मतलब गाइज यहाँ पर आपका ये भी हो सकता है, ठीक है, और ये भी हो सकता है, क्योंकि सहकारी का मतलब भी होता है सहायता करना, और गाइज सहयोगात्मक का भी मतलब होता है गाइज सहायता का मतलब भी होता है सहयोगात्मक, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग तीसरा क्या है रचनात्मक विधि, ठीक है। तो मैंने क्या बताया रचना का मतलब होता है निर्माण करना। तो यहाँ पर देखिए गाइज क्या देखा है जब विद्यार्थियों पर ज्ञान के सृजक के रूप में जोर दिया जाता है, ठीक है। तो सी में गाइज आपका सेकंड ऑप्शन देखिए, सी में सेकंड कहाँ कहाँ है गाइज, सी में आपका सेकंड यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब गाइज डी में 1 है, डी में 1 है, तो गाइज डी का तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है, डी का 1, ठीक है। और गाइज यहाँ पर जो है रचनात्मक सी का आपका हो जाएगा सेकंड, ठीक है। अब आ जाइए गाइज आपका ए और बी, एक में गाइज क्या है आपका एक में थर्ड है एक में फोर्थ है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर जो एनटीए ने माना है गाइज जो सहयोगात्मक विधि का गाइज आपका ये माना है, ठीक है, जब विद्यार्थी अधिगम कार्यकलाप के विभिन्न पहलुओं को साझा करते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका गाइज ये जो सहकारी विधि है ये चौथा इसे माना है, ठीक है, कि जब विद्यार्थी गण अधिगम एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो सहयोगात्मक से आप सहायता मत लीजिएगा गाइज, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज क्या है सहयोगात्मक विधि का मतलब जब विद्यार्थी का अधिगम में एक दूसरे की सहायता करते हैं, और सहकारी विधि का मतलब गाइज सहकारी विधि का मतलब गाइज जब विद्यार्थी का आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं, और सहयोगात्मक विधि जब विद्यार्थी अधिगम कार्यकलाप के विभिन्न पहलुओं को गाइज आपस में साझा करते हैं, ठीक है, मतलब आपस में साझा करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गाइज आपका जो है कौन सा हो जाएगा गाइज ए में थर्ड और बी में 4 और गाइज सी में सेकंड और डी में थर्ड। तो देखिए गाइज ए में थर्ड इसमें है, ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना, कक्षा में सहयोग को बढ़ावा देना, अधिगम की कठिनाइयों को समझना। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना, ठीक है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है गाइज कि जो भी गाइज हम स्टूडेंट पे जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं या फिर जो चीज़ उसे हम सिखा रहे हैं क्या वो उस चीज़ को सीख रहा है या नहीं सीख रहा, ठीक है। तो जब हम निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपयोग करते हैं तो विद्यार्थियों के क्या है अधिगम के जो है
बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं गाइज? जैसे मान लीजिए हमने मूल्यांकन किया, ठीक है, कोई भी चीज़ हमने पढ़ाई और टीचर ने क्या किया, उसका मूल्यांकन किया। तो स्टूडेंट जब उन क्वेश्चनों को देखिए, चाहे वो मूल्यांकन हो गाइज ऑनली मतलब पूछ कर भी कर सकता है कि हाँ किस लड़के को कितना समझ में आया, किस बच्चे को कितना समझ में आया या नहीं आया, या फिर वो लिखित में कुछ क्वेश्चन दे दिया, उसके बाद बच्चे से बोला कि इस टॉपिक पे लिखो, तो बच्चे ने कितना अच्छा लिखा। तो इस तरह क्या करता है गाइज, वो ये देखता है कि विद्यार्थियों को जो है कितना ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया। तो विद्यार्थी भी गाइज अपने लेवल से आंसर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इसका मेन उद्देश्य क्या हो जाता है कि विद्यार्थियों के अधिगम अधिगम का मतलब होता है गाइज सीखना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर गाइज आपका बी नंबर हो जाएगा और एनटीए ने इसे ही माना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, शिक्षक निम्नलिखित में से किस शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कक्षा में प्रत्यक्ष अंतःक्रिया, गाइज यहाँ पर शब्द पकड़िए, प्रत्यक्ष अंतःक्रियात्मक युक्ति, ठीक है। तो प्रत्यक्ष अंतःक्रियात्मक युक्ति का तात्पर्य है गाइज आपकी जो है प्रत्यक्ष आमने सामने, मतलब चाहे वो वर्चुअल हो या फिर आमने सामने जैसा हो, ठीक है, अंतःक्रियात्मक युक्ति के रूप में कर सकता है। नीचे दिए गए कूट में से अपना उत्तर चुनिए, ठीक है। ईमेल, तो गाइज पहला है ईमेल, दूसरा है स्काइप, तीसरा है ऑनलाइन चैट और चौथा है आपका टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ई है आपका फेसबुक और आपका एफ है गाइज ब्लॉग। तो गाइज देखिए ईमेल आपका गाइज आमने सामने, ईमेल आपने भेज दिया तो हम आमने सामने देख थोड़ी नहीं सकते, तो एक तरह का मैसेज हो गया, ठीक है। स्काइप में हम देख सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है, ये ऑनलाइन जो है लाइव वीडियो कॉलिंग होती है, ठीक है। ऑनलाइन चैट में भी गाइज हम लोग आपस में देख सकते हैं, ठीक है। और टेली कॉन्फ्रेंसिंग यहाँ भी हम देख सकते हैं। फेसबुक में गाइज हम आमने सामने नहीं देख सकते, ठीक है, तो फेसबुक भी नहीं होगा और ईमेल भी आपका नहीं होगा। और ब्लॉग भी गाइज, ब्लॉग वो होते हैं जो हम लिखित रूप में अपने पास जो न्यूज रूप में थोड़ा थोड़ा सा गूगल लिख के दे देता है, ठीक है, तो अपने ब्लॉग कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका स्काइप हो गया, ऑनलाइन चैट हो गया, टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, तो ऑप्शन हो गया बी सी डी। यहाँ पर कौन सा है गाइज? बी सी डी सेकेंड नंबर, तो आपका सेकेंड नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप इसको समझे होंगे। अंतःक्रियात्मक युक्ति देखिए गाइज, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब होता है जैसे जैसे गाइज हम लोग आमने सामने एक टीचर पढ़ाता है, ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष अंतःक्रियात्मक, ठीक है। तो अभी जैसे ऑनलाइन क्लासों का ट्रेड चल रहा है तो वो क्या है गाइज, एक तरह से जूम मीटिंग जो अपनी होती है प्रत्यक्ष अंतःक्रियात्मक होती है, ठीक है, प्रत्यक्ष होती है, ठीक है। एक तरह की कक्षा में क्या हो, जूम मीटिंग करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी पढ़ाई होती है, ठीक है। तो मतलब एक उदाहरण हो गया, ठीक है। तो आपका ये जो है आंसर सही हो जाएगा और एनटीए ने भी बीसीडी माना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन है व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए शिक्षक उन्मुखी व्याख्यान का ह्रास, पूर्ववर्ती ज्ञान का प्रत्यास्मरण, समग्र कक्षा को अंतर्भूत करना, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर आपका हो जाएगा शिक्षण उन्मुखी व्याख्यान का ह्रास, क्योंकि गाइज देखिए विद्यार्थी केंद्रित, जब भी कोई टीचर क्या करेगा गाइज, देखिए अधिगम आपका शिक्षक केंद्रित, ठीक है, जब भी कोई टीचिंग करता है वो दो तरह से हो गया, तो शिक्षक केंद्रित होगा या फिर विद्यार्थी केंद्रित होगा, ठीक है। तो शिक्षक केंद्रित गाइज कहने मतलब जो टीचर अपने आप से आया और व्याख्यान देकर चला गया, ठीक है। और विद्यार्थी केंद्रित का मतलब गाइज टीचर आया, उसने ये देखा कि हाँ बच्चे को कितना आता है और फिर उसने चेक किया कि बच्चे को कितना आता है, उसका पिछला लेवल क्या है, और फिर उसके पिछले लेवल के आधार बनाकर वो जो है आगे समझाना शुरू करता है, तो वो क्या है आपका गाइज विद्यार्थी केंद्रित। और शिक्षक केंद्रित कहने मतलब गाइज उसे बच्चे से मतलब नहीं है, वो खुद ब खुद जो भी आपको पढ़ाना है पढ़ा के चला गया, ठीक है, जैसे लेक्चरार करते हैं या फिर आपके जो भी प्रोफेसर लेक्चर देके चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा प्रयोजन है, ठीक है। तो विद्यार्थी के केंद्रित जब कक्षा प्रयोजन होगा तो गए शिक्षण उन्मुखी व्याख्यान का ह्रास होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर शिक्षक उन्मुखी गए जो शिक्षक है, शिक्षार्थी मतलब जो शिक्षक है, जैसे शिक्षक जो भी जैसे व्याख्यान देकर चला जाता है, ठीक है, तो व्याख्यान क्या होगा, ह्रास होगा, क्योंकि वो जो है मुक्त होकर के क्या करेगा, अपना लेक्चर नहीं दे पाएगा, उसे जो है विद्यार्थी केंद्रित कहने मतलब गए जो विद्यार्थी के लेवल पे जा करके क्या करेगा, आपको पढ़ाएगा, ठीक है। तो गाइज आपका यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर या फिर दूसरा नंबर सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह शोध अभिकल्प जिसमें निरंतर तथ्यात्मक जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता पड़ती है उसे निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? अनुदैर्घ्य अध्ययन अभिकल्प, पूर्व और पश्चिम अध्ययन अभिकल्प, प्रतिनिधिक अध्ययन अभिकल्प, द्विनियंत्रण अध्ययन अभिकल्प, ठीक है। तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, वह शोध अभिकल्प जिसमें निरंतर तथ्यात्मक जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी आप शोध कर रहे हैं और उसमें आपको लगातार जानकारियाँ जो है, आपको लगातार डाटा जो है इकट्ठा
करना पड़ रहा है। तो गाइज ये आपका हो जाएगा अनुदैर्ध्य अध्ययन अभिकल्प, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होगा गाइज कि हम जो है जो भी शोध कर रहे हैं या जो भी रिसर्च अपना जो है जिसके लिए भी हम गाइज जिस टॉपिक की भी हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है, उस पर हम क्या होगा प्रत्येक चरण में हमें जो है गाइज कुछ ना कुछ डाटा का कलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्नोबॉल प्रतिचयन किसी प्रतिदर्श के चयन की वह प्रक्रिया है जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क का, समूह का, स्नोबॉल का, कंप्यूटर प्रोग्राम का। तो गाइज नेटवर्क का, ठीक है। नेटवर्क का मतलब क्या होता है गाइज, यहाँ पर नेटवर्क का मतलब आपके फ़ोन के नेटवर्क से नहीं है। स्नोबॉल प्रतिचयन में गाइज प्रतिदर्श मतलब आपके सैंपल के चयन में गाइज हम नेटवर्क का प्रयोग करते हैं गाइज। जो अपना नेटवर्क का मतलब होता है गाइज हम जिससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर नेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से नोड से तीसरे नोड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक सर्किल एरिया हो गया। उसी तरह गाइज अपना भी एक सर्किल एरिया होता है, जैसे अपने दोस्त हो गए, मित्र हो गए, भाई हो गया, परिवार हो गया, बहन हो गई, ठीक है, समाज हो गया। तो गाइज जो अपना जो है नेटवर्क बना हुआ है उस नेटवर्क से क्या करते हैं हम गाइज जो है प्रतिदर्थों का चयन करते हैं, ठीक है। तो स्नोबॉल का मतलब क्या है गाइज, जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है, स्कूल में गाइज क्या है, अध्यापक है, टीचर है, बीए बीकॉम बीएससी सभी संकाय हैं, ठीक है। तो उस संकाय से हम क्या करते हैं कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया अपना गाइज, क्या हो गया नेटवर्क आधारित क्या हो गया। अगर हम सभी से थोड़ा थोड़ा डाटा लेंगे किसी भी चीज़ के बारे में, कॉलेज के बारे में, तो अपना क्या हो गया नेटवर्क आधारित क्या हो गया गाइज जो है आपका प्रतिदर्थों का चयन हो गया, ठीक है। आई होप आप इसे समझे होंगे। एनटीए ने भी गाइज इसमें नेटवर्क ऑप्शन को सही माना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में से किस शोध प्रतिमान में प्रतिभागियों के परिप्रेक्ष्य के अनुसार यथार्थ की व्याख्या देने को महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। प्रयोगात्मक शोध, कार्योत्तर शोध, नृजाति वर्णन विषयक शोध, सर्वेक्षणात्मक शोध। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नांकित किस शोध प्रतिमान को, ठीक है, ये प्रतिमान आपके दे रखे हैं, प्रतिभागियों के परिप्रेक्ष्य के अनुसार यथार्थ की व्याख्या, ठीक है। व्याख्या का मतलब क्या होता है, वर्णन करना, ठीक है। सबसे यहाँ से आप पकड़िए, यथार्थ की व्याख्या देने के महत्वपूर्ण माना जाता है। तो गाइज वर्णन हम कहाँ कर रहे हैं, नृजाति वर्णन विषयक शोध, ठीक है। तो आपका 3 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नृजाति वर्णन विषयक शोध, ठीक है। आप लोग यहाँ से इसे पकड़ सकते हैं। गाइज एनटीए जो भी क्वेश्चन देता है, आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उसका आंसर वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एरिक मेडलाइन और एबीआई इन्फॉर्म निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं। गाइज ये कंप्यूटर का भी क्वेश्चन है और आपका गाइज डाटाबेस कंप्यूटर के क्वेश्चन से ही आप या फिर आईसीटी से रिलेटेड आप इसे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी गाइज आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसे। गाइज एरिक का मतलब होता है गाइज ऑनलाइन लाइब्रेरी ऑफ एजुकेशन रिसर्च, ठीक है। ये क्या है कि एजुकेशन की एक जो है एक तरह से एक वेबसाइट है या पोर्टल है जहाँ पर गाइज एजुकेशन के बारे में आपको नॉलेज, जहाँ से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। एक तरह का आप समझ लिए ऑनलाइन एक तरह की लाइब्रेरी है, ठीक है, जहाँ पर हम एजुकेशन से रिलेटेड अपनी जो है जो भी रिसर्च होती है उससे रिलेटेड हम जो डाटा कलेक्शन करना चाहते हैं उसको कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मेडलाइन क्या है गाइज, मेडलाइन आपका जो है मेडिसिन से रिलेटेड है, कहने मतलब जो भी आपके स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं, ठीक है, उसका डाटा मेडलाइन नामक डाटा मतलब जो है आपके पोर्टल पे उपलब्ध है, ठीक है। और एबीआई का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर देखा है, एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस, ठीक है। तो आप ये कंप्यूटर क्वेश्चन है तो एप्लीकेशन बाइनरी में क्या होता है गाइज, हम देखिए जो भी बाइनरी अंक होते हैं उनके माध्यम से क्या करते हैं, कंप्यूटर में जो भी डाटा होता है उसको जो है सेव करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर क्या करता है, बाइनरी अंकों में अपने डाटा को सेव करता है, ठीक है। उसकी लैंग्वेज क्या होती है, बाइनरी होती है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन्फॉर्म निम्नलिखित में किसके उदाहरण है, उद्धरण सेवा, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस, मुद्रित डाटाबेस या ग्रंथालय। तो गाइज यहाँ पर देखिए हम डाटाबेस के आंसर है, मतलब आपके आंसर है, तो पहला तो है आपका इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस, दूसरा है आपका मुद्रित डाटाबेस। तो गाइज देखिए ऑनलाइन है तो इलेक्ट्रॉनिक होगा, मुद्रित नहीं होगा। मुद्रित का मतलब गाइज जो भी आपके लिखित के रूप में, जैसे रिसर्च के रूप में आपकी जो भी थीसिस हो गई या फिर गाइज आपके जो भी प्रकाशन हो गए, अखबार हो गए, ठीक है, तो वो आपके मुद्रित में आएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो भी हमें ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएँ, ठीक है। तो एरिक मेडलाइन और एबीआई वगैरह कैसे हैं गाइज, आपके इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस के उदाहरण हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
गाइज ये क्वेश्चन आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का है, जहाँ पर गाइज लिखा हुआ है एक अस्थायी प्रक्षेप जिसकी वैधता अज्ञात है तथा जिसमें दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंध। गाइज यहाँ पर आप नोट कीजिए, दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंध उपकल्पित होता है, इसे क्या संज्ञा दी जाती है? पहला है शोध समस्या, दूसरा है शोध प्रस्ताव, तीसरा है गाइज आपका शोध अभिकल्प, चौथा है आपका शोध परिकल्पना। गाइज रिसर्च के आपके जो है 6 चरण होते हैं, ठीक है। आपको जो है नॉर्मली याद करने के लिए फॉर्मूला है PhD CAG, PhD कैग, ठीक है। इसे हम क्या बोल सकते हैं गाइज? PhD कैग, ठीक है। P फॉर प्रॉब्लम, सबसे पहले हम क्या करेंगे? समस्या का चुनाव करेंगे, ठीक है। P फॉर प्रॉब्लम। H फॉर हाइपोथेसिस, ठीक है। फिर हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर उसके बाद गाइज हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। आपकी डिज़ाइन कैसा होगा? फिर उसके बाद हम कलेक्शन करेंगे, किसका? डाटा का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे गाइज? हम डाटा कलेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद गाइज हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद गाइज जी फॉर गाइज मुझे नहीं पता, ठीक है। तो जी फॉर अब आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ओके गाइज, जी फॉर गाइज आप लोग बताइएगा। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। P फॉर प्रॉब्लम कहने का मतलब गाइज सबसे पहले क्या होती है? शोध समस्या का हम चुनाव करते हैं, ठीक है। फिर H फॉर हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं गाइज? परिकल्पना का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं कि हम पहले से ही अपना एक तैयार कर लेते हैं कि हमें जो है चर और अचरों के मध्य क्या संबंध है और इससे हमारा रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंध उपकल्पित होता है, किस में होता है गाइज? हाइपोथेसिस में होता है, ठीक है। तो आपकी क्या हो जाएगी? शोध परिकल्पना, आपका 4 नंबर आंसर तय हो जाएगा। डिज़ाइन का मतलब होता है आपका शोध अभिकल्प, ठीक है। और कलेक्शन का मतलब होता है गाइज आपका जो है डाटा समूहों का संकलन, ठीक है। और एनालिसिस का मतलब होता है फिर डाटा का मतलब जो है एनालिसिस करना, संकलन के बाद क्या करते हैं हम उसको जो है विश्लेषण करते हैं, ठीक है। तो जी फॉर गाइज ये आपके लिए है, कमेंट में करके बताइए क्योंकि मुझे नहीं आता, ठीक है। और अगर नहीं बताएंगे तो फिर हम आपको इसी नाम का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको इसका जो है PhD कैग का प्लस आपको जो है PDF वगैरह वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा शिक्षण के संदर्भ में मुस्कान या भ्रुकुटी तनाव का उपयोग जब अवाचिक संकेत के रूप में किया जाता है तो इससे निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत प्रकार्य संपन्न होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कक्षा शिक्षण के संदर्भ में मुस्कान या भ्रुकुटी तनाव का उपयोग, मतलब आप अगर कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो मुस्कान या भ्रुकुटी तनाव, आप या तो मुस्कुरा रहे हैं या फिर अपने भौहों को सिकोड़ रहे हैं, उठा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, ठीक है। और तो क्या है? ये अवाचिक संकेत है एक तरह का, ठीक है, के रूप में किया जाता है। इससे निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत प्रकार्य संपन्न होता है? तो ऐसे समय में कौन सा कार्य होगा? आपने जैसे कोई काम मतलब इस काम को किया तो क्या होगा आपका? शाब्दिक संकेत कार्य का विरोधाभास करने, मतलब आपने जो बोला है वो आपको जो बोलना चाहिए था मुंह से, उसका आपने जो है आंखों से उसको गुस्सा दिखाया, ठीक है। आप बोल के गुस्सा दिखा नहीं सकते, मतलब जो है तो आपने जो क्या किया, आंखों को बड़ी तेज से दिखाया, तो आपने क्या किया? उसका विरोध किया, विरोधाभास किया। या फिर शाब्दिक संकेत कार्य का नियमन किया, मतलब कहने मतलब जो भी चीज़ों को हम शब्दों से कहते हैं उसको जो है हमने मतलब अपने भाव भंगिमाओं से दर्शा दिया, या फिर प्रकार्य प्रतिस्थापन कर दिया। प्रकार्य प्रतिस्थापन का मतलब गाइज जो काम हमें करना था किसी और के थ्रू, वो काम हमने कर दिया अपने भाव भंगिमाओं या फिर मतलब आंखों से या फिर किसी और की चीज़ में, ठीक है, मुस्कान के रूप में। या फिर प्रकार्य परिपूरक, प्रकार्य परिपूरक का मतलब गाइज आपका जो काम हमें करना है, ठीक है, उसके रिलेटिव कुछ काम ऐसा कर देना जिससे वो चीज़ आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज आपका हो जाएगा प्रकार्य प्रतिस्थापन, ठीक है। ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। तो ये तो होगा ही नहीं, पहली जाहिर सी बात है। प्रकार्य परिपूरक क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूरक थोड़ी ना है, ये तो मतलब हमने पूरा का पूरा क्या किया, अवाचिक संकेतक का मतलब जो है यूज कर दिया, ठीक है। कोई मैसेज हमें देना था, हमें मतलब गुस्सा दिखाना था, तो हमने उसको शब्दों से ना कहे कि हाँ मुझे जो है तुम्हें गुस्सा आ रही है, ऐसा ना बोल कर केवल आंखें दिखा दी सामने वालों। तो क्या हो जाएगा? ये अपना काम क्या हो जाएगा? भ्रुकुटी तनाव एक तरह का प्रकार्य प्रतिस्थापन हो जाएगा। कहने का मतलब गाइज कोई भी टीचर है वो कक्षा में अपना जो है पढ़ा रहा है, ठीक है, उसे किसी पे गुस्सा आई या फिर किसी को देखकर खुश हुआ, ठीक है, तो वो बोल कर नहीं बता रहा,
बल्कि उसने क्या किया, अपने चेहरे की भाव भंगिमाओं से उसने स्पष्ट कर दिया, तो क्या प्रकार स्थापन हो गया। ठीक है, तो एनटीए ने भी इसी प्रकार प्रतिस्थापन को सही माना है। ठीक है गाइज, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। गाइज मैचअप का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, एक तरफ संप्रेषण में शामिल श्रोता के प्रकार हैं और दूसरी तरफ उसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो पहला आपका गैर श्रोता, दूसरा आपका सीमांत श्रोता, तीसरा आपका मूल्यांकन श्रोता, चौथा है आपका सक्रिय श्रोता। अब गाइज इसको समझ लीजिए और उसके बाद जो है आप लोग आराम से जो है मैचअप कर सकते हैं। गैर श्रोता का मतलब गाइज क्या होता है, ऐसा श्रोता जो गाइज वहाँ पे है तो लेकिन उसको उस चीज़ से मतलब नहीं है, जिस चीज़ के लिए वो मतलब आपके मान के चलिए एक ग्रुप है, ग्रुप में कोई चीज़ डिस्कस हो रही है, वहाँ पर है, खड़ा है, सारी चीज़ों को सुन तो रहा है, लेकिन उससे उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, वो उसका ध्यान कहीं अलग ही है। ठीक है, सीमांत श्रोता गाइज, सीमांत शब्द का उपयोग होता है प्रति इकाई। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स में हम यूज करते हैं ना कि सीमांत इकाई मतलब प्रति इकाई मतलब जो है जितनी इकाइयाँ हैं उत्तरोत्तर एक एक इकाइयों को वृद्धि करना। ठीक है, तो सीमांत श्रोता मतलब एक इकाई की वृद्धि करने पर। ठीक है, और उसके बाद मूल्यांकक श्रोता कहने मतलब जो बात कही जा रही है उसका क्या करता है, मूल्यांकन करता है। और तीसरा है आपका सक्रिय श्रोता। सक्रिय श्रोता का मतलब गाइज जो भी क्रियाएं हो रही हैं उनमें क्या होता है गाइज, वो पूर्णतः क्या है, लिप्त है। ठीक है, उसमें भी क्या है, आपस में बोलचाल या फिर जो भी आपस में संप्रेषण हो रहा है, आपस में जो भी डाटा का आदान प्रदान हो रहा है उसमें जो है आपस में वो सहयोग कर रहा है। ठीक है, या फिर बात कर रहा है या फिर उसमें निर्णय ले रहा है, निष्कर्ष ले रहा है, अपना तर्क वितर्क कर रहा है। ठीक है, तो आइए अब मिलाते हैं। ठीक है, तो पहला क्या दे रखा है गाइज यहाँ पर, अपेक्षित जानकारी के अलावा अन्य जानकारी में लिप्त होता है। ठीक है, दूसरा है संप्रेषण के संदर्भ में अर्थगर्भिता का प्रसंस्करण किए बिना ही जानकारी प्राप्त करता है। अच्छा, तीसरा आपका निहितार्थ को समझने की दृष्टि से सूचना की प्रासंगिकता को परखता है। ठीक है, और संप्रेषित सूचना के प्रति यदा कदा ही ध्यान देता है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर देखिए गैर श्रोता, यहाँ गैर श्रोता का मतलब गाइज मैंने आपको बताया कि जो वहाँ पर तो है लेकिन किसी और जगह उसके मन लगा हुआ है। तो ए में तो गाइज मैं देना चाहूँगा 1 पे। ठीक है, तो मैं देखिए गाइज 1 कहाँ पर है, ए में 1 यहाँ पर है। अब इसी तरह बी में 4, तो देखिएगा गाइज सीमांत श्रोता, बी में 4, तो गाइज ये क्या है, संप्रेषित सूचना के प्रति यदा कदा ही ध्यान देता है। ठीक है, कहने का मतलब गाइज वो कभी कभी जैसे एक इकाई ले ली फिर उसके बाद छोड़ दी। ठीक है, तो यदा कदा कभी कभी इकाई के रूप में वो ध्यान देता है। दूसरा आपका मूल्यांकक श्रोता। ठीक है, सी में 2, तो गाइज मूल्यांकक संप्रेषण में के संदर्भ अर्थगर्भिता का प्रसंस्करण किए बिना ही जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, और डी है आपका सक्रिय श्रोता। सक्रिय श्रोता डी में 3 गाइज आपका निहितार्थ को समझने की दृष्टि से सूचना की प्रासंगिकता को परखता है। कहने मतलब क्या है, सक्रिय है, अगर कोई मैसेज दिया जा रहा है ठीक है तो उसको वो खुद एनालिसिस करता है कि हाँ ये मैसेज सही है या नहीं सही है। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको जो है पूरा का पूरा वैसे ही बता दिया और मैंने आपको ढूंढना है बता दिया कैसे हम ढूंढेंगे। जैसे मैंने आपको समझ में नहीं आ रहा कौन से किस में जाएगा तो आप एक एक का अर्थ निकालिए, अर्थ के हिसाब से देखिए कि हाँ कौन सा किस में मैच कर रहा है। ठीक है, तो गैर श्रोता का मैंने बताया था कि वो वहाँ पर है तो लेकिन वहाँ से जो है उसका मन कहीं अलग ही लगा हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए अपेक्षित जानकारी के अलावा अन्य जानकारी में लिप्त होना। ठीक है, वो वहाँ पर है लेकिन अन्य जानकारी वो कहीं बाहर लिप्त है। जब गैर श्रोता में 1 तो अपना 1 यहाँ पर है तो बाकी सारे का हम मैचिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ए में 1 हो जाएगा, बी में 4 हो जाएगा और सी में आपका 2 हो जाएगा और डी में आपका 3 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आवाचिक संप्रेषण मुख्यतः होता है गाइज यांत्रिक, समयावी, संरचित, असंरचित। तो गाइज ये होता है असंरचित। आवाची का मतलब जो चीज़ कहीं ना जाए। ठीक है, तो कैसा होता है गाइज, असंरचित होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अच्छे संप्रेषण को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए? उसे संगठित रहना चाहिए, उसे दृश्य सामग्री के उपयोग से बचना चाहिए, ये नेगेटिव वाक्य है गाइज, ये नहीं होगा। उसे अधिनायकवादी होना चाहिए, पता नहीं गाइज छोड़ देते हैं। उसके माध्यम से सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। ठीक है, ये सही है गाइज। और उसकी कहने की विद्या को वरीयता देनी चाहिए, ये भी सही है गाइज। और उसे संगठित रहना ये भी सही है। तो आपका ए, डी और ई देखिए कहीं पर है गाइज, तो गाइज ये आपका चौथे में है तो आपका चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, और एनटीए ने भी इसे सही माना है। ठीक है गाइज, चलिए देखते हैं गाइज निम्नलिखित में से किन तत्वों की कक्षा में अच्छे संप्रेषण के लिए किन तत्वों को निम्नलिखित में किन तत्वों को ठीक है कक्षा में अच्छे संप्रेषण के लिए अपनाना चाहिए। पहली है मूर्तता, दूसरी है शिष्टाचार, तीसरी है अड़ंगेबाजी। तो अड़ंगेबाजी नहीं होगा गाइज और
काल्पनिकता ये भी नहीं होगा, सुसंगति ये होगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर देख लीजिए ए बी ई कहाँ पर है गाइज, ए बी ई आपका 3 नंबर क्या होगा गाइज, सही हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे गाइज, जब हमें ढेर सारे मतलब टॉपिक मिल जाए जैसे ए बी सी डी ई, ठीक है, ऐसे करके, और इनमें से हमें छांटना पड़े तो हम गाइज पहले ये देखेंगे गलत वाले को हटा देंगे। तो गाइज जैसे यहाँ पर सी था तो सी वाले को हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद काल्पनिकता डी है तो डी वाले को हमने कैंसिल कर दिया। अब जो बचा गाइज वही अपना सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये गाइज रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। यदि ड्राइवर को 12 और गवर्नमेंट को 20 और बिलीव्ड का 16 है तो बैट का क्या होगा। तो गाइज यहाँ पर नोटिस कीजिए, एक वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड, 6 वर्ड, और 6 × 2 = 12, ठीक है। और उसके बाद गाइज 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 6 7 8 9 10, 10 × 2 20, ठीक है। और उसी तरह गाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 8 × 2 16, ठीक है। उसी तरह गाइज आपका 1 2 3 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलते हैं गाइज ये नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज ये मैथ का क्वेश्चन आ गया गाइज, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा नहीं तो स्लिप हो सकता है, ठीक है। वस्तु ए के मूल्य में प्रतिवर्ष 50 पैसे की वृद्धि होती है, जबकि बी के मूल्य में 25 पैसे की वृद्धि होती है। यदि 2008 में वस्तु ए का मूल्य 3 रुपये 20 रू था और वस्तु बी 5 रुपये 30 रू था, तो किस वर्ष वस्तु ए का मूल्य वस्तु बी की तुलना में 40 पैसे अधिक होगा, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर तो इन्होंने दे रखा है 2008 का, उसके बाद इन्होंने दे दिया 2016 से, 16 ऑप्शन है, 17 है, 18 है, 19 है। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं, आइए। तो गाइज ए है, ठीक है, और ये आपका बी है। और गाइज यहाँ वृद्धि कितनी, ये 1000 मान लीजिए 2008 है, ठीक है, ये 2008 है। यहाँ पर वृद्धि होती है गाइज 50 पैसे की, यहाँ पर वृद्धि होती है गाइज 25 पैसे की, ठीक है। यहाँ 50 पैसे, यहाँ 25 पैसे, ठीक है। अब वो आगे कह रहा है कि 3.5 रुपये 2008 में तो कितना था गाइज, इसको 1 मिनट गाइज यहाँ से हटा देते हैं। देखिए गाइज यहाँ पर 2008 में कितना था 3 रुपये 20 पैसे, और ये कितना था 5 रुपये 30 पैसे। वृद्धि कितनी की हो रही है 50 पैसे की, और यहाँ पर 25 पैसे की, ठीक है। इंक्रीजमेंट हो रहा है पर ईयर। देखिए यदि ये देखिए प्रतिवर्ष मूल्य में प्रतिवर्ष 25 पैसे की वृद्धि होती है, ठीक है। अब गाइज इन्होंने ऑप्शन दे दिया सीधा 2016 का, तो गाइज हम 2016 से चेक कर लेते हैं, ठीक है। 2016 ये अपना हो गया गाइज 2016। अब गाइज यहाँ से यहाँ तक देखिए गाइज कितने ईयर का गैप है, 8 दूनी 16, ठीक है। तो 7 साल का गैप है ना गाइज, 7 के बाद 8वां, तो 7 साल का मतलब गाइज कितना हो गया आपका, ये 50 पैसे के हिसाब से अगर 50 पैसे बढ़े तो 6 साल का 3 रुपये और 7वें साल का 3 रुपये 50 पैसा, है ना गाइज। तो 3 रुपया 50 पैसा 2016 में आपका कितना हो जाएगा गाइज, ये 6 रुपया 70 पैसा। और यहाँ पर गाइज क्या होगा 4 3 7, कहने का मतलब गाइज 4 साल का तो 1 रुपया हो जाएगा, और आपका 25 3 75, 1 रुपया 75 पैसा यहाँ हो जाएगा गाइज, ठीक है। तो 1 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। तो गाइज ये आपका हो जाएगा 70 30 90 7 3 10 105, 6 रुपया 5 पैसा, ठीक है। आई थिंक आपकी बात समझ में आ गई क्या किया मैंने, सॉरी, हाँ ये तो हो गया 6 रुपया 70 पैसा, ये गाइज हो जाएगा 7 रुपया, ठीक है, 7 रुपया 5 पैसा। आपका कितना हो गया 7 रुपया 5 पैसे। अब क्या करेंगे गाइज आगे देखिए। अब गाइज ये तो आ गया आपका 16 का, अब यहाँ पर अंतर कितने का है गाइज 70। देखिए गाइज इसको इधर कर लेते हैं, 6 रुपया 70 पैसा, 7 रुपया 5 पैसा, ठीक है। अब गाइज इसमें ये आपका कब का है, ये है 2016 का। अब 2017
ये हो गया 2017, 2018 और 2019। ठीक है, आई होप इसको समझ रहे होंगे। अब गाइस देखिए 50 पैसे हमने फिर बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये 50 पैसे क्या किया हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो 50 पैसे अगर हम ऐड करेंगे गाइज तो आपका हो जाएगा 7 रुपया 20 पैसा। ठीक है, और 25 पैसे इसमें ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर 50 पैसे, यहाँ पर 25 पैसे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा गाइज 7 रुपया 30 पैसा। यहाँ पर फिर हमने ऐड किया गाइज तो 7 रुपया 70 पैसा, और यहाँ पर गाइज अपना हो जाएगा 7 रुपया 25, 30 20 50 5 55। ठीक है गाइज, और यहाँ पर अपना हो जाएगा 8 रुपया 7 5 12, 8 रुपया 20 पैसा। और यहाँ पर अपना कितना हो जाएगा गाइज, हो जाएगा 25 पैसे और ऐड करेंगे तो ये 7 रुपया आपका 80 पैसा। ठीक है, 7 रुपये 80 पैसा, 55 में 25 ऐड करेंगे 80 पैसा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइज कि किस वर्ष वस्तु ए का मूल्य वस्तु बी की तुलना में 40 पैसे अधिक होगा। तो गाइज देखिए 7 रुपये 80 पैसे और इसमें 40 पैसे अगर हम और जोड़ देंगे तो 8 4 12 के 2। ठीक है, और हाथ है 1 तो 8 रुपया 20 पैसा। तो गाइज किस वर्ष में 2019 में अपना क्या है गाइज 40 पैसा अधिक है। ठीक है, ए की तुलना में क्या है गाइज, बी की तुलना में, सॉरी ये आपका बी है। ठीक है, ये आपका ए है, तो बी की तुलना में ए क्या है गाइज 40 पैसे अधिक है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। यदि एक कक्षा में 59 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है, यदि इसमें शिक्षक की आयु सम्मिलित कर दी जाए तो औसत आयु में 3 माह की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु है गाइज, यहाँ पर देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको जो है साल के बजाय 3 मंथ दे दिया है। ठीक है, तो आपको गाइज कुछ नहीं करना है, 3/12 कर दे, सॉरी हाँ ठीक है गाइज 3/12 कर देना है। ठीक है, तो गाइज जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 0.25। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है गाइज। देखिए 59 छात्रों की आयु, तो हम क्या करेंगे 59 इंटू 18 कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा गाइज 59 इंटू 18, ये आपका आ जाएगा गाइज 10/62। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे कैसे मैंने किया। ठीक है, क्या होता है गाइज जब भी औसत की बात आती है और टोटल उम्र हमें निकालनी हो तो हम क्या करते हैं कुल व्यक्ति के साथ उसकी जो औसत को हम गुणा कर देंगे तो उनकी टोटल आयु निकल आती है। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 10/62 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद गाइज क्या होगा, यदि उसमें एक शिक्षक की आयु को सम्मिलित कर दिया जाए। ठीक है, तो एक शिक्षक मैंने और प्लस कर दिया तो कितना हो जाएगा गाइज, उसमें जो है कितने हो गए 60 व्यक्ति हो गए, प्लस गुणे हमें कितना करना पड़ेगा गाइज 18 वर्ष, तो ये हो गया प्लस 0.25। ठीक है, तो प्लस 2.25 क्या करेंगे हम 18.25 इसमें जो है मतलब 0.25 18 में ऐड कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 18.25, ये आपका आएगा गाइज 1095। ठीक है, 1095। अब गाइज इसमें से जब हम लेस करेंगे इसको तो ये आपका आ जाएगा 33 वर्ष। आई होप आप इसको समझे होंगे। मैंने बिल्कुल इजी तरीके से क्या करना होता है गाइज, देखिए 59 छात्र हैं टोटल, उनकी औसत आयु 18 वर्ष है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इनका टोटल कुल वर्ष निकला है। ठीक है, 10/62 वर्ष मतलब इनकी कुल आयु हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या होगा इसमें एक शिक्षक की आयु को और सम्मिलित कर दिया। ठीक है, एक शिक्षक हमने ऐड कर दिया तो इसमें टोटल 7 व्यक्ति हो गए। ठीक है, अब 60 लोग हो गए, तो 60 लोग में क्या है गाइज उसने क्या किया है आयु में 3 माह। ठीक है, यहाँ पर 3 माह दे रखा है ना कि 3 वर्ष। ठीक है, 3 माह की और वृद्धि हो जाती है। अब गाइज महीनों को साल में कन्वर्ट करना है तो हम 3/12 कर देंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 0.25। ठीक है, और 0.25 हम क्या करेंगे 18 में, देखिए जहां इसमें +1 किया था इसमें प्लस क्या करेंगे 0.25 कर देंगे तो 18.25 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 1095 आएगा, 1095 से इसको माइनस कर देंगे, आपका 33 वर्ष निकल करके आ जाएगा। ठीक है, मतलब शिक्षक की आयु कितनी है आपकी 33 वर्ष है। ठीक है, एक वही ऐड किया था, उसी एक की आयु इसमें बढ़ के ऐड हो गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। सॉरी गाइज मैंने पहले से सॉल्व कर दिया था, आइए देखते हैं। चलिए ऐसे ही समझ लीजिए। देखिए गाइज मैंने क्या किया, देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक व्यक्ति की घड़ी को 1800 रूप में बिक्री पर 10% की हानि उठाता है। ये 10% लाभ कमाने के लिए घड़ी की किस बिक्री मूल्य पर बेची जानी चाहिए। कोई घड़ी है उसको क्या करता है 1800 में बेचता है तो फिर 10% की हानि होती है। ठीक है, और 10% का लाभ कमाने के लिए घड़ी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए गाइज अब अगर गाइज वो पहले तो हानि उठा रहा है। ठीक है, तो सामान कितने की थी 100 की थी। ठीक है, 1800 के सामान थी वो 100 मतलब ये 100% था, तो उसमें क्या कर दिया हमने 90 इंटू 100, तो आपको कितना हो जाएगा गाइज 9 दूनी 18 कहने में लोग जो 1 2
2000 का सामान था, ठीक है, टोटल, ठीक है। उसने क्या किया, 1800 में बेच दिया, उसे 10% का लॉस हो गया। अब उसे क्या है करना है, 10% का प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 10/100, 10% हमें इसमें बढ़ाना है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। 200 रुपया ये आपका हो गया। भाई 2000 का सामान था, ठीक है, और 200 रुपये आपके ये थे, मतलब बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट लेना है तो आपका कितना हो जाएगा, 2200 रुपये हो जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आसानी से आ गया होगा। आंसर नंबर 3, ठीक है। संसार में पाए जाने वाले तथ्यों के बारे में जानकारी है तो कौन सा तर्क सहायक होगा, अनुमानजन, आगमात्मक, निगमात्मक, सादृश्यात्मक। तो आपका आगमात्मक तर्क सही होगा, ठीक है। चलिए, यह गवैया मेरी गाय जैसा है, यह ज्ञान किस साधन का प्रमाण का एक उदाहरण है। तुलना, अर्थापत्ति, प्रत्यक्षण, निष्कर्षण। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तुलना की जा रही है, ठीक है। यह गवैया मेरी गाय जैसा है, गवैया कैसा है, मेरी गाय जैसा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तुलना हो रही है, ठीक है। तो अपना क्या होगा, तुलना यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि अस्थायी है क्योंकि यह आदर्श है। भारतीय तर्कशास्त्र की दृष्टि से उपरोक्त तर्क में निहित दोष की पहचान कीजिए। तो पहला ऑप्शन आपका अप्रासंगिक तर्क दोष, गलत अवकथन तर्क दोष, तीसरा आपका तुच्छ तर्क दोष, चौथा है विरोधाभासी तर्क दोष, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर जो है इसमें पूछ रहा है कि भारतीय तर्कशास्त्र उपरोक्त में से कौन सा दोष निहित है, ठीक है। ध्वनि अस्थायी क्योंकि यह आदर्श है, तो कैसा है गाइस, अप्रासंगिक है, ये प्रसंग में कहीं नहीं आता, ठीक है। देखिए, प्रासंगिक चीजें वो हैं जो रेगुलर चीजें यूज की जा रही हैं, जो आपने किसी के मुंह से सुना है या फिर कहीं किसी ने कहा है, ठीक है। लेकिन ध्वनि अस्थायी है क्योंकि आदर्श है, ध्वनि दिखाई नहीं देती इसलिए वह आदर्श है। तो ये कैसा है करेगा, अप्रासंगिक तर्क दोष है, ठीक है। आपका फर्स्ट नंबर सही हो जाएगा और एंटी से सही माना है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको द्वितीयक भंडारण के रूप में नहीं माना जाता है। गाइड, जैसा कि आपको पता ही है, थंबनेल से आपने देख लिया, ये सुपर 30 था। मैंने आपको 30 क्वेश्चन सही करवा दिए हैं, ठीक है। मैंने आप सॉल्व करवा दिए हैं, ये आपका फ्री क्वेश्चन। तो इसका जो है गाइड आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, निम्नलिखित में से किसको द्वितीयक भंडारण के रूप में नहीं माना जाता है, ठीक है। रैम को, ऑप्टिकल डिस्क को, फ्लॉपी डिस्क को, फ्लैश ड्राइव को, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो और आपको क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ठीक है। ताकि आपको जो है ऐसी नई क्लासेस जो है आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो मिलते रहे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।